हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है और मैं हूँ डॉक्टर स्माइली। और फाइनली मैं आपसे आज पर्सनैलिटी के बारे में बात करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ पर्सनैलिटी आपको एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे कि जानना और समझना मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हम कैसे दूसरों को समझ सकते हैं। तो इसमें अगर आप लोगों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये चैप्टर आपकी हेल्प कर सकता है। और ये काफ़ी नॉलेजेबल फॉर्म में कहीं ना कहीं आपको लोगों से इंटरेक्ट करने में, लोगों को समझने में, जानने में सहायक हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। स्टार्ट करते हैं। पर्सनैलिटी अर्थात व्यक्तित्व मनोविज्ञान का संभवतः सबसे अधिक आकर्षक क्षेत्र रहा है, क्योंकि इससे दो प्रश्न जुड़े हैं। प्रथम, मैं कौन हूँ। सेकंड इज मैं किस प्रकार से ऐसा बना। हैवर और फ्राइड ने इसे 1975 में डिस्क्राइब किया। व्यक्तित्व से संबंधित अध्ययनों की अगर हम बात करें तो कुछ समय पहले ये धारणा कही जाती रही है, या उसके बारे में जो गूढ़ता या जटिलता रही है वो इस प्रकार है कि मनोविज्ञान की रुचि उन समस्याओं के अध्ययनों में अधिक थी जो सभी प्रकार के जीवों में सामान्य रूप से पाई जाती है, जैसे अधिगम, प्रत्यक्षीकरण आदि। इसकी उपेक्षा का तीसरा कारण यही था। जबकि इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन प्रयोगशाला में कठिन था और ये बात इस दिशा में अनेक अध्ययन हुए, परंतु उनके दार्शनिक अथवा असाधारण अध्ययन विधियों द्वारा किए गए व्यक्तित्व अध्ययनों के क्षेत्र में यह सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन मनोचिकित्सा शास्त्रियों द्वारा प्रारंभ किया गया। इसमें कुछ प्रमुख मनोचिकित्सा शास्त्री जिनमें आता है नाम क्रेपलिन, जेनेट तथा फ्रॉयड आदि का। फ्रॉयड इस दिशा में योगदान अधिक महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु लोकप्रिय भी रहा, परंतु फ्रॉयड की अध्ययन विधियाँ भी उपचारात्मक यानी कि क्लिनिकल थीं। साथ ही साथ अंतर्ज्ञान, इंट्यूटिव भी था। इस संबंध में कुछ अधिक कहने से पूर्व यह आवश्यक है कि व्यक्तित्व के अर्थ को पहले समझ लिया जाए। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में व्यक्तित्व संबंधी अध्ययनों का अर्थ केवल व्यक्तिगत इतिहास, केस हिस्ट्री से था। इसके बाद व्यक्तित्व के अध्ययनों में इस विषय सामग्री की खोज की जाने लगी जिससे व्यक्तित्व के विकास पर प्रकाश डाला जा सके। इस प्रकार के अध्ययन अतार्किक एवं कम सत्य थे। यह अध्ययन 1930 तक चलते रहे। व्यक्तित्व अध्ययनों पर जो पुस्तकें प्रचलित थीं उनमें से अधिकांश साइको एनालिसिस पर थीं। स्टेगनर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी का प्रकाशन करवाया 1936 के अराउंड। यह पुस्तक अधिक क्रमबद्ध और सरल थी। इस पुस्तक में व्यक्तित्व निर्माण में सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों को अधिक महत्व दिया गया। इसके पश्चात ऑलपोर्ट, जिनका फुल नेम G.W. ऑलपोर्ट था, 1973 की उनकी एक पुस्तक थी पर्सनैलिटी आ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन प्रकाशित हुई। यह पुस्तक स्टेगनर की पुस्तक से अधिक क्रमबद्ध थी। इसमें व्यक्तित्व की व्याख्या गेस्टाल्ट दृष्टिकोण से की गई थी। M.A. मरे 1938 की एक पुस्तक आई थी एक्सप्लोरेशन इन पर्सनैलिटी, जो उस टाइम प्रकाशित हुई। यद्यपि इस पुस्तक में व्यक्तित्व की व्याख्या मनोविश्लेषण विधि द्वारा की गई थी, फिर भी मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या की पुष्टि प्रयोगात्मक और क्लिनिकल अध्ययनों द्वारा की गई थी। स्टेगनर और पोर्ट की और मरे की पुस्तकों में उन वैज्ञानिकों का ध्यान व्यक्तित्व की ओर आकर्षित किया गया तथा रुचि उत्पन्न की जो व्यक्तित्व से संबंधित समस्याओं में रुचि रखते थे। फलस्वरूप शोध पत्रिकाओं में व्यक्तित्व पर अनेक शोध पत्र प्रकाशित होने लगे। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व व्यक्तित्व के लिए पर्सोना शब्द का उपयोग किया जाता था। पर्सोना का शब्द जो बना उसका अर्थ है नकाब, मास्क अथवा वेशभूषा। पर्सोना शब्द के अनुसार व्यक्तित्व का अर्थ ब्रह्म गुणों से लगाया जाता है। व्यक्तित्व से संबंधित सैकड़ों परिभाषाएं जिनका वर्णन ऑलपोर्ट 1973 ने किया है। ऑलपोर्ट ने इन परिभाषाओं को 6 समूहों में बांटा, जिनका विवरण कुछ इस प्रकार है। मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी में हम बात करते हैं इन परिभाषाओं की। ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व
व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति के वातावरण के प्रति अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन within the individual of those psychological systems that determine his unique adjustment to his environment. मन 1953 के अनुसार व्यक्तित्व को परिभाषा उस अति विशेषतापूर्ण संगठन के रूप में की जा सकती है जिसमें व्यक्ति की संरचना, व्यवहार के ढंग, रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, क्षमताएं, योग्यताएं और प्रवृत्तियां सम्मिलित हैं। M.N. मन Personality may be defined as the most characteristics integration of an individual's structure, modes of behavior, interests, attitudes, capacities या capacities, abilities and aptitudes। वुडवर्थ के अनुसार 1950 वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की वह संपूर्ण विशेषताएं हैं जिसका प्रदर्शन उसके विचारों की आदत, उनके प्रकट करने का ढंग, अभिवृत्ति एवं रुचि, कार्य करने के ढंग और जीवन के प्रति उसकी दार्शनिक विचारधारा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। R.S. वुडवर्थ पर्सनैलिटी कैन बी डिफाइंड एज द टोटल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर एज इट इज revealed in his habits of thoughts and expression, his attitude and interests, his manner of acting and his personal philosophy of life। नेक्स्ट है परविन के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व व्यक्ति या व्यक्तियों के उन रचनात्मक गत्यात्मक गुणों का प्रतिनिधित्व करता है जो किसी परिस्थिति के प्रति विशिष्ट प्रतिक्रियाओं द्वारा परिलक्षित होते हैं। पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट दोज स्ट्रक्चरल एंड डायनामिक properties of an individuals as they reflected themselves in characteristics responses to situations। क्रचफील्ड एंड लिप्सन 1974 के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों या विशेषताओं के योग अथवा समन्वय का एक अनूठा संगठन है जो निरंतर बदलने वाले वातावरण के साथ समायोजन संबंधी उनकी चेष्टाओं द्वारा निर्धारित और परिमार्जित होता है। पर्सनैलिटी इज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल एन इंडिविजुअल्स characteristics into a unique organizations that determines and is modified by his attempts at adaptation to his continually changing environment। उपरोक्त परिभाषाओं में ऑलपोर्ट की परिभाषा उन सभी सीमाओं को दूर कर देती है जो सामाजिक मूल्य के रूप में व्यक्तित्व को परिभाषित करने से उत्पन्न होती है। इस परिभाषा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं ये हैं कि इस परिभाषा में व्यक्तित्व को गत्यात्मक संगठन के रूप में स्वीकार किया गया है। यह देखा गया कि संसार की प्रत्येक वस्तु में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, अतः कहा जा सकता है कि संसार परिवर्तनशील है। व्यक्ति में भी इस प्रकार के गुण होते हैं जो प्रभावित करते हैं। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व स्थिर नहीं होता है, उसमें समय समय पर वातावरण की अंतःक्रियाओं के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। सेकंड है इसमें इस परिभाषा की द्वितीय महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें व्यक्तित्व के मनोदैहिक गुणों के रूप में मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के गुणों को सम्मिलित किया गया है। थर्ड आता है इस प्रकार परिभाषाओं में व्यक्तित्व के निर्धारक के रूप में स्वीकार किया गया है। व्यक्तित्व व्यक्ति की अनुक्रियाओं को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के समायोजन आदि को प्रभावित करता है। फोर्थ पॉइंट है इसमें व्यक्तित्व व्यक्ति के वातावरण के प्रति समायोजन को अपूर्व यूनिक ढंग से करवाता है। यह देखा गया कि वातावरण की विभिन्न परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों का समायोजन समान नहीं होता है। वातावरण में विभिन्न परिस्थितियों के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का समायोजन उनके व्यक्तित्व के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। क्रचफील्ड एंड लिप्सन के अनुसार पर्सनैलिटी इज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल एन इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ यूनिक organization that determines and is modified by his attempts at adaptation to his continually changing environment। H.J. Eisner 1970 के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी इज द
relatively stable organization of a person's motivation dispositions arising from the interactions between biological drives and social and physical environment। उपरोक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व के शारीरिक और संज्ञात्मक दोनों प्रकार के गुण सम्मिलित हैं, जिसमें मुख्य रूप से गुण प्रभातोत्पन्न संज्ञात्मक गुण, स्थायी भाव, सेंटिमेंट्स, अभिवृत्तियाँ, एटीट्यूड्स, मानसिक ग्रंथियाँ, कॉम्प्लेक्सेस तथा अचेतन मनोरचनाएं, रुचियाँ और विचार आदि भी आते हैं। ये सभी गुण व्यक्ति के विशिष्ट तथा भिन्न दिखाई देने वाले व्यवहार का निर्धारण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का समायोजन उसके व्यक्तित्व से निर्धारित होता है। बालकों को सफल समायोजन में व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण भूमिका है। उन संस्कृतियों में बालकों के समायोजन में व्यक्तित्व का कार्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जो संस्कृतियाँ सरल की अपेक्षा जटिल हैं। विदेशी संस्कृतियों के प्रभाव के कारण अपने देश की संस्कृति दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही, अतः अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बालकों को व्यक्तित्व विकास की ओर ध्यान दें ताकि उनका समायोजन जीवन पर्यंत सफल रहे और उनका जीवन आनंदमय रहे। आज यह स्वीकार किया जाता है कि व्यक्तित्व के निर्देशन के द्वारा नियंत्रित एक निश्चित दिशा प्रदान की जा सकती है, क्योंकि व्यक्तित्व को परिवर्तित किया जा सकता है, अतः व्यक्तित्व प्रतिमान पर्सनैलिटी पैटर्न्स को भी परिवर्तित किया जा सकता है। पर्सनैलिटी के बारे में आज हम इतना ही जानते हैं। इसका हमने जाना हम मीनिंग और पर्सनैलिटी फाइनली आया कहाँ से है और ये किस तरीके से डिस्क्राइब हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके जानेंगे, जो इसके पार्टीशन होंगे उसमें हम जानेंगे व्यक्तित्व प्रतिमान, पर्सनैलिटी पैटर्न्स और भी बहुत कुछ, जिससे कि आपको पर्सनैलिटी समझने में इंटरेस्ट आएगा। और अगर आपको दूसरों की पर्सनैलिटी को जानने समझने में आनंद आता है तो ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि लोगों को भी इस बारे में जानना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से वर्क करता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कुछ भी ऐसा जो कि आप शेयर करना चाहें या कोई भी ऐसी टिप्स जो मुझे देना चाहें जिससे मैं इंक्लूड करूं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब मेरा मनोबल बढ़ाएगा और मुझे प्रेरित करेगा और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।